स्वागत है आपका 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है एक नज़र डाल लेते हैं। लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण क्या हुआ? जीवों की कोशिकाओं की टूट फूट, उनकी मरम्मत, जीवों की वृद्धि, जीवों को ऊर्जा कैसे प्राप्त हो, इस तरह के जो भी प्रक्रम हैं वो अनुरक्षण में आते हैं। तो जो भी संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के 4 चरण हैं। नंबर 1 पोषण न्यूट्रिशन, नंबर 2 श्वसन रेस्पिरेशन, और नंबर 3 परिवहन, और नंबर 4 उत्सर्जन एक्सक्रीजन। पोषण की हम बात कर लेते हैं। पोषण को लेते हैं न्यूट्रिशन, भोजन ग्रहण करना, मतलब तैयार भोजन है उसको आपने हाथ से उठा के मुंह तक लाए तो यहाँ से पोषण प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं जी? इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स की हो जाएंगे जीव। नंबर 1 स्वपोषी पोषण करने वाले, नंबर 2 विषमपोषी पोषण करने वाले। सबसे पहले स्वपोषी पोषण क्या है इसको समझ लेते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कौन से होते हैं? हरे पौधे, ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे। दूसरा विषमपोषी पोषण क्या है इसको समझ लेते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मानव और अन्य जीव। या तो ये हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये अंतर था। स्वपोषी पोषण क्या है और विषमपोषी पोषण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में जो स्वयं अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो स्वपोषी पोषण करते हैं और में होता है। अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से चरण हैं। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस, SIS फोटोसिंथेसिस। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, भाई क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों, हरी पत्तियों में पाया जाता है, की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें CO2 6CO2 प्लस 12H2O यानी कि जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति है, यदि हरी पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश सनलाइट जो हमें सूर्य के प्रकाश सूर्य से ही मिलती है की उपस्थिति में CO2 और जल
को सम्मिलित कर क्या करते हैं, ये C6H12O6 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन गया है के में निर्माण कर देती है। और क्या मुक्त होता है, 6O2 ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हरे पेड़ पौधे, आपको पता है, और 6H2O और जल भी प्राप्त होता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। कच्ची सामग्री ना रॉ मटेरियल, जो कोई हम सामान बनाते हैं उसके लिए कुछ सामान इकट्ठा करते हैं उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री। उसके लिए क्या चाहिए हमें, सूर्य का प्रकाश, जो कहाँ से मिलेगा, सूर्य से। क्लोरोफिल एक वर्णक है, कहाँ मिलेगा, हरी पत्तियों से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से, स्थलीय पौधों से प्राप्त करते हैं। जो पौधे हैं उसे वायुमंडल से प्राप्त है। वायुमंडल में क्या है, एक चक्र चला होता है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, श्वसन में CO2 छोड़ते हैं, O2 को लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। और हरे पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। चौथी क्या है, जल। स्थलीय पौधे जल को कहाँ से लेंगे, जड़ों द्वारा, मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये बात आती है, जो सनलाइट आ रही है वो अवशोषित कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल के द्वारा, जो कहाँ पाया जा रहा है, हरी पत्तियों में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जो हमें प्रकाश ऊर्जा मिल रही है उसको किसमें बदल दिया हमने, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया। और जल अणुओं को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ दिया, क्या आयन बना दिए, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन। क्लोरोफिल ने क्या किया, प्रकाश को अवशोषित कर लिया। और उस अवशोषित प्रकाश को देखिए, ऊर्जा कभी ना उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, उसका रूप परिवर्तित होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। अब ऊर्जा का रूप बदल गया, प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से, उसको बदल दिया हमने रासायनिक ऊर्जा में। किसने बदला, क्लोरोफिल ने, ठीक है। और जो जल के अणु हैं उनको तोड़ दिया हमने हाइड्रोजन में, H2O होता है जल का अणु, H2O, तो हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है CO2, उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर दिया। अपचयन मतलब उससे ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। अब आगे इसको समझ लेते हैं। दूसरा, स्वकोषीय पोषण में कौन सहायक होता है, रंध्र। रंध्र यानी कि स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, आप देखो पत्ती को अच्छी तरह से अवलोकन करेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जो क्या हैं, रंध्र होते हैं, रंध्र कहलाते हैं। अब इन रंध्रों के प्रमुख कार्य क्या हैं स्टोमेटा के। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। अब हम कह रहे हैं कि हरे पौधे क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं और O2 छोड़ रहे हैं, तो जो गैसें ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, पत्तियों में उपस्थित रंध्र, स्टोमेटा। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। इस वाष्पोत्सर्जन में, इवेपोरेशन में, जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो जो अतिरिक्त जल पौधे में हो जाता है वो इन रंध्रों द्वारा पत्ती से बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा, इन रंध्रों के द्वारा, इन स्टोमेटा के द्वारा। तो स्टोमेटा के दो प्रमुख कार्य हैं, याद रखेंगे आप, प्रकाश में गैसों का आदान प्रदान और अतिरिक्त जल को पत्तियों से बाहर निकालना, ये रंध्रों के कार्य हैं। अब आपने देखा होगा रंध्र भी दो तरह से होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि खुला रंध्र और बंद रंध्र। तो जब अतिरिक्त पानी होता है तो रंध्र खुल जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो जाती है, और जब अतिरिक्त पानी निकल जाता है तो रंध्र पुनः बंद हो जाते हैं। देखिए रंध्र की स्ट्रक्चर है, ये रंध्र है, इस रंध्र में ये द्वार कोशिकाएं हैं, जो आप देख रहे हैं द्वार कोशिकाएं हैं, और ये बीच में देख रहे हैं रंध्र का छिद्र है।
और ये इसके बाहर का अधिचर्म कोशिका है और ये सहायक कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से ये रंध्र आपको यहाँ दिख रहा है। बीच में क्या है, रंध्र का छिद्र है और साइड में ये द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, यानी कि विषमपोषी। एक आया था स्वपोषी और एक आया विषमपोषी। विषमपोषी पोषण क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण नंबर 1 प्राणी संपोषण, नंबर 2 मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। स्वपोषी पोषण और ये विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का हो गया। कैसे? उसके आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था उसको, और इसमें 3 भागों में, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। पूरा भोजन हमने कर लिया और पूरा अंतर्ग्रहण उसके शरीर के अंदर हो रहा है। तो ये हो गया होलोजोइक, यानी कि प्राणी संपोषण या संपोषी पोषण भी इसको। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। कवक और फफूंदी आप कभी भी देख लो, कहाँ जो गंदगी पड़ी होती है फफूंदी वहीं जमती है, या रोटी वगैरह सड़ जाती है, ब्रेड सड़ जाती है, वहाँ कवक उत्पन्न हो जाता है। फंगस और ये मृतजीवी पोषण सड़े गले मृत जीवों के शरीर पर ही उगते हैं। तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक दूसरे पौधे के साथ जुड़ जाएगी और उसके साथ चलती रहेगी और उससे अपना भोजन प्राप्त करती रहेगी। जूं मनुष्य के या बालों में पाई जाती है, जीवों के बालों में पाई जाती है, मतलब पल रही है, वो अपना पोषण प्राप्त कर रही है और उस जीव को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचा रही है। फीताकृमि कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की पेट में पाया जाता है। आंतरिक कीड़ा है, लीवर हुक है, ये सब क्या है? परजीवी हैं, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं और शरीर में पड़े हुए हैं। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं अमीबा के पोषण की। अमीबा में पोषण कैसा पोषण है? ये अभी हमने बात की थी प्राणी सम पोषण। किसका भाग है? विषमपोषी पोषण का। अमीबा में पोषण ये आप देख रहे होंगे। सबसे पहले अमीबा में क्या होता है इसको जान लेते हैं। भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। देखिए, पहले अमीबा के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये अमीबा है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये अमीबा है, इसमें ये खाद्य कण है इसके पास पड़ा हुआ और ये केंद्रक है इसका अमीबा का। अब क्या करेगा? इसके पाद ये थोड़े खुल जाएंगे, पाद आपके कूट पाद खुल जाएंगे और जो भोजन का कण है ये अंदर आ जाएगा। फिर और खुलेंगे, ये खाद्य रिक्तिका बन जाएगी, इन पादपों को ये बंद कर लेगा। ये खाद्य कण क्या होगा? इस रिक्तिका के अंदर बंद हो जाता है और इस तरह से क्या करता है? फिर ये उसको पूरी तरह से बंद कर लेता है और यहाँ पर इसका अवशोषण करता है। तो इस तरह से अमीबा में अवशोषण होता है। इसको भी जान लेते हैं। अमीबा में क्या किया? सबसे पहले भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका मतलब अपने पादपों को खोल लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो जटिल पदार्थ हैं उस खाद्य के, उसको सरल पदार्थों में तोड़ देता है और इस तरह से क्या करता है? ये बचा हुआ अपक्ष कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो जो इसमें अवशोषित है वो अवशोषित हो जाता है, बाकी शरीर से बाहर वो निकाल देता है। इसी तरह से मनुष्य में भी है। अब हम बात कर लेते हैं पैरामीशियम के पोषण की। पैरामीशियम में भी कौन सा हो रहा है? विषमपोषी पोषण, समप्राणी पोषण। पैरामीशियम भी क्या करता है? पक्षाप कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं और भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसमें भी इसी तरह से लगभग होता है। अब मनुष्य के पोषण की बात कर लेते हैं। मनुष्य में पोषण। अब मनुष्य में पोषण के 5 चरण हैं।
अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। चलिए इसको जान लेते हैं। अब इन सब के लिए क्या है, आहार नाल, इसोफेगस, मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। हमारे मुंह से शुरू होकर और लास्ट तक एक लंबी नली है, इसे क्या कहते हैं हम, आहार नाल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, मुंह, फिर दांत, जीवा, लार ग्रंथि, फिर उसके बाद आती है इसमें आपकी भोजन ग्रसिका, और लास्ट में आता है आमाशय। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है क्षुद्रांत, छोटी आंत, फिर आती है वृद्धांत, बड़ी आंत। तो देखिए इस कितने चरण आ गए इसके, 5। मनुष्य का जो पोषण है वो 5 तरह से होता है, मुंह, दांत, जीवा, लार ग्रंथि, भोजन ग्रसिका, नलिका और आमाशय, क्षुद्रांत और बड़ी आंत, वृद्धांत भी इसे कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं हम, मुंह क्या करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। भोजन में तो रखते हैं मुंह को, वो भोजन को मुंह में रखते हैं। फिर दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। जीवा क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिक्स करती है। जैसे आपने देखा हो कढ़ाई में कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसको मिक्स करते हैं किससे, करछी से या कोंचे से या किसी साधन से, तो वैसे ही जीभ इन सबको मिक्स करती है। अब लार ग्रंथि का काम यहाँ शुरू हो जाता है। लार ग्रंथि क्या करती है जी, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं या लाला रस भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च, लार एमाइलेज एंजाइम माल्टोस शर्करा उपस्थित करता है, ठीक है, भोजन को गलाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। फिर भोजन कहाँ पहुँचता है, भोजन ग्रसिका में, एसोफेगस में। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति, अब देखिए कि अंदर की ओर बढ़ रहा है। ये तो है नहीं कि हमने भोजन डाला और मुंह में भोजन डाला और सीधे नीचे पहुंच गया आमाशय में, नहीं, भोजन रुक रुक के पहुंचता है। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, मांसपेशियों का संकुचन होता है, ठीक है, और संकुचन के कारण ही मुंह का भोजन का मूवमेंट आगे की ओर होता है। अब हम बात करते हैं, अब जब भोजन कहाँ पहुंच गया, आमाशय में, स्टोमक में, तो स्टोमक में क्या क्या हमें प्राप्त होगा, जठर ग्रंथियाँ, जिससे जठर रस निकलता है, जठराग्नि जिसे कहते हैं। अब इसमें क्या मिलता है हमें, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और सलेस्मा। ये क्या करते हैं, पेप्सिन क्या करता है, ये एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो हमने भोजन खाया अगर उसमें प्रोटीन है तो उसको पचाता है। और HCl क्या करता है, वहाँ पे अम्लीय माध्यम बनाता है, तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, इसको सहायता करता है। और सलेस्मा क्या करता है, आमाशय के आंतरिक प्रस्तर में अम्लकीय से रक्षा करता है। भाई जो आमाशय है, आमाशय के ये जो अंदर वाला भाग है, अगर एसिड इसमें पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गलना शुरू हो जाएगा। इसकी त्वचा की रक्षा कौन करता है, आंतरिक की, सलेस्मा, ठीक है। इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। अब भोजन कहाँ पहुंचता है आमाशय के बाद, अग्नाशय वगैरह से होता हुआ और पित्ताशय से पित्रस वगैरह मिलते हुए फिर भोजन पहुँच जाता है क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे लंबी होती है। छोटी आंत क्यों है इसका नाम, क्योंकि बहुत बारीक होती है, बहुत लगभग लंबी है, 9 मीटर के लगभग। और लेकिन इसका नाम छोटी आंत या क्षुद्रांत क्यों है, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है लेकिन होती सबसे लंबी है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्षुद्रांत में आंतरस मिल रहे हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अच्छा इधर वसा के अम्ल में, ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित होते हैं ये पदार्थ, लीवर से और अग्नाशय से ये पदार्थ स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदल देते हैं। और साथ ही क्या करते हैं, जो लीवर से आता है हमारा क्या, पित्तरस, पित्त लवण, वसा। पित्त लवण क्या करते हैं, वसा को बड़ी गोलिकाओं इमल्सीकरण करते हैं, छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। अब अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय एक रस रिलीज करता है, जिसमें क्या है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। अच्छा,
प्रोटीन को कौन तोड़ता है जी? प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ता है, किसमें? पेप्टोन्स में। वसा को लाइपेज तोड़ता है वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में। स्टार्च को एमाइलेज तोड़ता है ग्लूकोज में। इसमें विलाई होते हैं, डार्ट रोम या विलाई अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये वाला क्या करते हैं कि जो अवशोषण जो कर रहे हैं, एब्जॉर्बेशन हो रहा है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको बढ़ा देते हैं उस समय। फिर भोजन कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ बड़ी आंत में, हृदयान्त में। तो जल का अवशोषण होता है, विरज पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। आप समझने की बात यह है कि विरज पदार्थ क्या है? विरज पदार्थ हैं अवशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट। अब अवशिष्ट पदार्थ क्या है जी? अवशिष्ट पदार्थ हैं जब हम भोजन का पूरा अवशोषण हो गया, प्रोटीन, वसा, स्टार्च वगैरह जो भी है वो सोख लिए और वहाँ से ब्लड में होकर चले गए, तो जो बेकार वेस्ट पदार्थ बच जाता है उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ या विरज पदार्थ कहलाता है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे श्वसन प्रक्रम। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।